21 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर यहां से छपेगा। जो कमाल हमने एसएसटी के पेपर में किया था वही कमाल अब हम 21 मार्च विज्ञान के पेपर में करने वाले हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो 21 मार्च को विज्ञान के पेपर में आप धुआं कर सकते हैं। 21 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 21 मार्च को विज्ञान के पेपर में छपने वाले जो आपके 100% क्वेश्चंस हैं, जो आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो 21 मार्च विज्ञान पेपर में छपने वाले 100% क्वेश्चंस, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो 80 नंबर हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो देखिए, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने ये पूरा मैटर अच्छे से तैयार कर लिया तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आपके श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपके AgBr, जिसको क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड का ये फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है AgBr। ये आपको याद रखना है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? AgBr। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कोयले का दहन। कोयले का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब कोयले का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। और इसका जो समीकरण है वो क्या होता है? आपके C+O2, उसके बाद में तीर का निशान CO2। ये भी आपको याद रखना है। और कोयले का जो दहन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो? तो चिप्स बनाने वाली चिप्स की जो थैली है उसमें कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो, चिप्स खराब न हो? तो इसके लिए कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन गैस होगी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके कि चांदी पर काली परत, और दूसरा है आपके तांबे पर हरी परत, और तीसरा है आपके लोहे पर जंग लगना। ये सब किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है। ओके, एक आपको मिल सकता है कि चांदी पर काली परत किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। और तांबे पर हरी परत ये भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का। और एक है आपके लोहे पर जंग लगना। उसके बाद में है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? एक तो लिटमस है और एक आपके हल्दी है। ओके, बाकी और भी हैं जैसे पेटूनिया है, जेरानियम है। तो प्राकृतिक सूचक आपको केवल 2 नाम याद रखने हैं, एक लिटमस रखना है और दूसरा आपके हल्दी। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके संश्लेषित सूचक। आप देखिए संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं आपके? एक तो मेथिल ऑरेंज दे रखा है और दूसरा है आपके फिनोल्फ्थेलिन। तो देखिए, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, तीनों सूचक में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके छप चुका है। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और एक आपके गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो वेनिला है और एक लौंग का तेल है और एक कटी हुई प्याज या फिर बारीक कटी हुई प्याज। तो ये तीनों उदाहरण किसके हैं? गंधीय सूचक के हैं। और तीनों सूचक के जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि मुंह के किस pH मान पर दांतों का जो अक्षय है वो होने लगता है? तो मुंह के किस pH मान पर दांतों का अक्षय है वो होने लगता है? तो pH मान कितना है? 5.5 से कम। ये आपको याद रखना है। 5.5 से कितना भी कम हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि लिटमस विलियन है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लिटमस विलियन है वो किस रंग का रंजक होता है, तो लिटमस विलियन है वो किस रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये आपको याद रखना है। और जो थैलोफाइटा समूह के किस पौधे से प्राप्त किया जाता है उस पौधे का नाम क्या है? लाइकेन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप। तो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला है आपके CaCO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके विभिन्न रूप कौन
कौन से हैं? एक तो चूना है, एक आपके चूना पत्थर है, और दूसरा है आपके खड़िया जिसको चौक कहते हैं, और एक है आपके संगमरमर। तो ये तीनों किसके रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मानव शरीर है वो किस पीएच प्रास के बीच कार्यशील रहता है। तो मानव शरीर है वो किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, कार्यशील रहता है? तो 7.0 से 7.8, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कुछ प्राकृतिक कमल, यहां से एक क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा, सभी को आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी आपके एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सिरका है, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न आपके कैसे पूछा जाएगा कि सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। उसके बाद में संतरा और नींबू, संतरा और नींबू दोनों में एक ही अम्ल उपस्थित होता है जिसका नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। और यहां पर हम बात करें खट्टा दूध या फिर दही, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और इमली की अगर हम बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। और चिंटी और नेटल का जो डंक है या फिर मधुमक्खी, यहां पर दूसरा एक नाम और भी आ सकता है मधुमक्खी, ये भी आपको याद रखना है कि चिंटी और नेटल का डंक और एक मधुमक्खी का डंक, तो ये कौन सा अम्ल स्रावित करते हैं? मेथेनोइक अम्ल स्रावित करते हैं, या फिर फार्मिक अम्ल भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 6 के आपको अच्छे से आपको ये उपस्थित अम्लों के जो नाम है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलने वाला है। उसके बाद में पीएच मान है आपके, तो यहां पर देखिए नींबू का जो रस है, नींबू का रस है, इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2। और सिरका का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 3.76। और यहां पर जठर रस की हम बात करें तो जठर रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 1.2। और टमाटर का जो रस है वो उसका पीएच मान कितना होता है? 4.4। यहां पर हम बात करें आशुद्ध जल या फिर उदासीन जल या फिर शुद्ध जल, ओके, कोई सा भी नाम आ सकता है, या तो आशुद्ध जल दे सकता है, या शुद्ध जल दे सकता है, या उदासीन जल दे सकता है। तो तीनों एक ही हैं, तो इनका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ये आपके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आपको मिल सकता है। और रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। और यहां पर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला है Mg कोष्टक OH का होल ट्वाइस, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 10। उसके बाद में देखिए ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, उस धातु का क्या नाम है? पारद या मरकरी, जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg। उसके बाद में मुलायम या नरम धातुएं, मुलायम या नरम धातुएं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और उनको हम क्षारीय धातु भी कहते हैं, ओके। यानी मुलायम धातुएं या फिर क्षारीय धातुएं या फिर नरम धातुएं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो एक तो सोडियम है, एक पोटेशियम है, एक लिथियम है, ये तीनों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है सबसे आघात वर्धनीय धातुएं, ये आपके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में मिल सकता है आपको। सबसे आघात वर्धनीय धातुएं, तो सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन कौन सी? एक तो सोना है, एक आपके चांदी है, ओके। और उसके बाद में है सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? सोना है। और उसके बाद में है उष्मा की चालक या सुचालक धातुएं कौन कौन सी हैं? तो उष्मा की चालक और सुचालक धातु एक तो चांदी है और एक आपके तांबा है। अब चांदी को हम सिल्वर कहते हैं और तांबे को क्या कहते हैं? कॉपर। यहां पर चांदी की मैं बात करूं तो चांदी का प्रतीक Ag होता है, और तांबा है जिसको हम कॉपर कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Cu। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है उष्मा की कुचालक धातुएं, तो उष्मा की कुचालक धातु एक तो लेड है जिसका प्रतीक क्या होता है? Pb होता है, जिसको सीसा कहते हैं। और एक है आपके मरकरी, मरकरी का प्रतीक क्या है? Hg। तो उष्मा की कुचालक धातु लेड और मरकरी है। और उसके बाद में है एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में क्या होती है? भिन्नता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो अपर रूप की परिभाषा अच्छे से याद करनी है आपको। उसके बाद में है कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से? एक तो हीरा
है और एक आपके ग्रेफाइट है। उसके बाद में है धातुओं के जो ऑक्साइड है, धातुओं के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और यहीं पर हम बात करें अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लीय या फिर उदासीन होती है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, एक तो सोना है, एक चांदी है, एक तांबा है, एक प्लेटिनम है। उसके बाद में धातुओं के परिष्करण की सबसे अधिक प्रचलित विधि का नाम क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसका 100% चांस है आपके अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, यस्द लेपन कहलाती है। यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, यस्द लेपन कहते हैं। उसके बाद में है पित्तल मिश्र धातु के, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव, यहां पर अवयव की जगह घटक नाम भी आ सकता है आपके, तो पित्तल मिश्र धातु के जो प्रमुख अवयव है, जो घटक है वो है तांबा और जस्ता। इनका प्रतीक दे सकते हैं, आप देख सकते हैं Cu और Zn। उसके बाद में दूसरी मिश्र धातु है कांसा, तो कांसा मिश्र धातु के प्रमुख अवयव घटक कौन कौन से हैं, एक तांबा है, दूसरा टिन है और इसका प्रतीक है Cu+Sn। उसके बाद में है सोल्डर मिश्र धातु के प्रमुख अवयव, तो सोल्डर मिश्र धातु के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, एक तो लेड है और एक टिन है। इसका प्रतीक आप देख सकते हैं Pb+Sn, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगला है आपके एल्किन श्रेणी। यहां पर देखिए एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, 3 श्रेणियां हैं, तीनों में से एक आपको 100% चांस है, तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। उसके बाद में है एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। उसके बाद में है कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है K2Cr2O7 और दूसरा है आपके KMnO4। उसके बाद में है बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक कौन सा है, मेथेन है और जिसे मार्स गैस भी कहते हैं और इसका फार्मूला है CH4। उसके बाद में है जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, एक तो कोयला है और एक आपके पेट्रोलियम है। उसके बाद में है कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह और सूत्र। यहां से एक सवाल आपके, एक क्वेश्चन आपके 100% आपको मिलने वाला है पेपर में। एक तो है देखिए क्लोरो, यहां पर क्लोरो का जो फार्मूला है वो क्या होता है आपके सिंगल बॉन्ड Cl और ब्रोमो का क्या होता है आपके सिंगल बॉन्ड Br। उसके बाद में एल्डिहाइड का प्रतीक आप देख सकते हैं इस प्रकार का है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपके कीटोन की है और ये आपके एल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार से है, ये यहाँ पर इनके समूह और इनके जो सूत्र हैं वो आपको दे रखे हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। और मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, परिसंचरण से संबंधित है। और मानव में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है। और उसके बाद में कौन से यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है, या फिर रक्त दाब नापने वाले यंत्र का नाम स्पाइग्मोमेनोमीटर, ये आपको याद रखना है। और यहां पर देखिए नेक्स्ट है आपके कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके 21 मार्च विज्ञान के पेपर में 100% आपको मिल सकता है कि एक कृत्रिम वृक्क है नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, अपोहन, जिसे डायलिसिस कहते हैं।
उसके बाद में है लार में उपस्थित एंजाइम, तो लार में उपस्थित एंजाइम का नाम है टाइलिन। और एक कोशिकीय जीव के उदाहरण कौन से, एक तो अमीबा है, एक पैरामीशियम है। और मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, अपरा या फिर प्लेसेंटा भी इसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद में रंध्र का खुलना और बंद होने का जो कार्य है वो किस कोशिका के द्वारा होता है, तो रंध्र का खुलना और बंद होना कौन सी कोशिका करती है, रक्षक कोशिका करती है। और इसका दूसरा नाम है द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका या फिर द्वार कोशिका। उसके बाद में है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजता है, तो उसका नाम है विद्युत आवेग। और उसके बाद में है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, न्यूरॉन है। और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाले भाग का नाम क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाले भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद में है हार्मोन को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पुण्य भरण, याद रखना है आपको कि हार्मोन को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, पुण्य भरण। उसके बाद में है नर हार्मोन या फिर वर्षण से स्त्रावित हार्मोन कौन कौन से, एक तो टेस्टोस्टेरोन है। और मादा हार्मोन कौन से हैं जो अंडाशय से स्रावित होते हैं, तो एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा है आपके प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और मादा की हम बात करें तो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय पर नियंत्रण कौन रखता है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद में है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण के द्वारा किया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण है वो लेगरहेंस के द्वीप अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर कह सकते हैं या फिर गलगंड कह सकते हैं या फिर घेंगा कह सकते हैं, तीनों एक ही हैं आपके। और उसके बाद में है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और मस्तिष्क का कौन सा भाग सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो उस भाग का क्या नाम है, मेडुला, उस भाग का क्या नाम है, मेडुला। और यहां पर देखिए आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, आयोडीन। और उसके बाद में है तंत्रिका उत्तक के एक संगठित जाल का बना होता है, तो तंत्रिका उत्तक है वो किसके संगठित जाल का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। और उसके बाद में है विभिन्न ग्रंथियों द्वारा निर्मुक्त हार्मोनों के समय और मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पूर्ण निवेशन प्रक्रिया। ये आपके 100% आपको 21 मार्च साइंस के पेपर में मिल सकता है, सेम टू सेम मिल सकता है। और उसके बाद में है फलों को पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। फलों को पकने में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। उसके बाद में है यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, एक तो गोनेरिया है, एक सिफिलिस है और एक मस्सा है और एक है आपके एड्स। उसके बाद में निषेचन की जो क्रिया है वो कहां पर होती है, तो निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, फेलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी में। और उसके बाद में है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, बहुखंडन पाया जाता है। और अमीबा में प्रजनन विधि का नाम क्या है, द्विखंडन है, यहां से एक सवाल आपके पूछा जाएगा। और स्पाइरोगायरा है उसमें प्रजनन विधि का नाम क्या है, खंडन, यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि प्लेनेरिया में प्रजनन विधि का नाम क्या है, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। और हाइड्रा में प्रजनन विधि का नाम क्या है, मुकुलन। और आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। और पुरुष हैं या फिर लड़कों में लिंग गुणसूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, XY। और स्त्री या फिर लड़कियों में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं, XX। और मानव में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 23 जोड़े। और एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है, 3:1। और एक संकर संकरण में F2PD का जो जीन प्ररूप अनुपात है वो कितना होता है, 1:2:1। और द्विसंकर संकरण में F2PD का जो लक्षण प्ररूप
अनुपात है वो 9:3:3:1 और द्विसंकर संकरण में F2PD का जो जीन प्रारूप अनुपात है वो आप देख सकते हैं 1:2:1, उसके बाद में 2:1, उसके बाद में 2:1, 2:1। उसके बाद में है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। 100% चांस है इस क्वेश्चन के अच्छे से तैयार करना है। आवर्धन की परिभाषा याद होनी चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। उसके बाद में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? अवतल। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? उत्तल। और आंख की पुतली, आंख की पुतली के आकार को आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। और स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु है वो कितने सेंटीमीटर पर होता है? 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है वो कहां पर होता है? अनंत पर। और अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? समजन क्षमता कहते हैं। और उसके बाद में देखिए ऐसा मात्रक है आपके, यहां से भी आपके 100% जो क्वेश्चन है वो आपके पूछा जाएगा। सभी भौतिक राशियों की जो मात्रक वो आपको याद करने हैं। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और यहां पर विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट भी कहते हैं, KWH भी कहते हैं। उसके बाद में धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एमीटर। और विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? वोल्टमीटर। और यांत्रिकी में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यांत्रिकी में शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? अश्व शक्ति होता है, जिसको HP के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अगला दे रखा है आपके यहाँ पर कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जो जूल हैं वो कितने होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं आपके? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। और वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत जनित्र कहलाती है, जिसको डायनेमो कहते हैं। और नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। और विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनोमीटर। और परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? एक समान होता है। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण है शाक है, फल है, मलमूत्र है, कपड़ा है, कागज है। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण है एल्यूमिनियम के डिब्बे, धातु के ऑक्साइड। उसके बाद में है ओजोन परत है, वो सूर्य से आने वाली पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो किससे करती है? पराबैंगनी विकिरणों से। उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखा है, जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। तो किस प्रकार के रसायनों ने? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC का पूरा नाम याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रीओन। और उसके बाद में रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? CFC का। और सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? महासागर। और वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का जो मुख्य कारक है वो कौन है? CFC है। और गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई, कब शुरू की गई? 1985 में। अब देखिए बड़े प्रश्न हैं आपके, जो आपके अति लघुत्रात्मक में पूछे जा सकते हैं और आपके लघुत्रात्मक में आ सकते हैं, निम्नात्मक में आ सकते हैं। तो देखिए सारे प्रश्नों को तैयार करना है। तो सबसे पहले है आपके चैप्टर फर्स्ट से है विस्थापन और द्विविस्थापन, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा याद करनी है, साथ में इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। ओके, अंतर भी आ सकता है दोनों में, या फिर दोनों की परिभाषा और
उदाहरण भी आ सकता है। और एक देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा आपको याद करनी है और उदाहरण भी याद कर लेना। उसके बाद में है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इनकी भी आपको परिभाषा और उदाहरण याद करना है। और पीएच स्केल की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा और उदाहरण दोनों याद करने हैं आपको, यानी प्रबल अम्ल और एक दूसरा है आपके दुर्बल अम्ल, इनकी परिभाषा प्लस इन दोनों के आपको एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है क्रिस्टलन का जल। अब देखिए क्रिस्टलन का जो जल है उसकी परिभाषा याद करनी है। और जैसे जिप्सम है, जिप्सम का जो फार्मूला है वो क्या होता है CaSO4, ओके, और 2H2O। अब इसमें आपको पूछ ले कि जिप्सम में क्रिस्टलन के जो जल हैं उनके कितने अणु हैं, यह आपके मल्टीपल में, रिक्त स्थान में या अति लघुत्रात्मक में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको एक यौगिक का नाम दे दिया जाए, जैसे आपके जिप्सम है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है या धावन सोडा है, तो उसमें क्रिस्टलन के जल कितने अणु होंगे। तो देखिए यहां पर जिप्सम में अगर आपको पूछा है तो जिप्सम में जल है, यहां पर जल है, जल से पहले जल का फार्मूला है H2O, इससे पहले कितने नंबर लगे हुए हैं, तो इससे पहले 2 नंबर लगा हुआ है, यानी 2 है H2O से पहले, तो इसमें क्रिस्टलन के जो जल के अणु हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको इसकी परिभाषा और 2-3 उदाहरण याद करने हैं। और उसके बाद में है विरंजक चूर्ण। एक तो विरंजक चूर्ण है, एक बेकिंग सोडा है, एक धावन सोडा है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सभी के आपको रासायनिक सूत्र याद करने हैं और साथ में 2-2 उपयोग भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद में तन्यता और आघात वर्धनीयता, इन दोनों की परिभाषा याद करनी है और उदाहरण, यानी सबसे अधिक तन्यता को परिभाषित कीजिए, या फिर तन्यता किसे कहते हैं और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। और आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आ सकता है, बट आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में धातु और अधातु में 4 अंतर आपको याद करने हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा और साथ में इसके उदाहरण याद करने हैं। और खनिज और अयस्क की परिभाषा याद करनी है, साथ में इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके भर्जन और निस्तापन। ये आपके हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको तो आपको तैयार करना ही है। भर्जन और निस्तापन दोनों की परिभाषा और एक इनकी जो अभिक्रिया है, उदाहरण है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में परिभाषा याद करनी है, एक तो सहसंयोजी बंध की और एक है आपके संतृप्त यौगिक और एक आपके असंतृप्त यौगिक, तीनों की परिभाषा याद करनी है। और साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर है, जो डिफरेंस है वो याद करना है। मिशेल संरचना आपको दे रखी है, यानी एक चित्र दे रखा है मिशेल का साबुन वाला, वो आपको याद करना है। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुण आपको याद करने हैं, गुणधर्म, ओके। और उसके बाद में वायवीय और अवायवीय श्वसन, दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर याद करना है, दोनों की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करने हैं। और मानव उत्सर्जन तंत्र, इसका आपको केवल डायग्राम बनाना है, केवल डायग्राम आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 21 मार्च विज्ञान के पेपर में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, वहां तक इस बार 21 मार्च साइंस के पेपर में आपको मानव उत्सर्जन तंत्र मिलेगा, इसका डायग्राम मिलेगा। और ये है आपके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटनाएं, ये भी, इसका भी आपके 100% चांस है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी 2 या 3 घटनाएं दे रखी हैं। और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ये भी आपको बनाना है। और प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, इसका भी आपको परिभाषा याद करनी है। और इसका जो प्रतिवर्ती चाप है, इसका चित्र भी दे रखा है, वो भी आपको आना चाहिए। मानव मस्तिष्क का डायग्राम, मानव मस्तिष्क का चित्र, तो मानव मस्तिष्क का जो चित्र है वो भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करना है। और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण या फिर इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। और एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, या फिर इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। वर्षण और अंडाशय के कार्य आपको याद करने हैं कि वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। और देखिए मैं बता रहा हूं, वर्षण से टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय से आपके एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ओके। तो दोनों के आपको कार्य याद करने हैं, वर्षण और अंडाशय के। उसके बाद में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, तो इनकी परिभाषा याद करनी है। और मानव में लिंग निर्धारण, तो मानव में लिंग निर्धारण का एक चित्र भी दे रखा है, इसका वर्णन भी दे रखा है, तो कंप्लीट आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए। और प्रकाश
प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। और प्रकाश के अपवर्तन में एक स्नेल का नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे नियम आपको तैयार करने हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, जो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, और लेंस की क्षमता की परिभाषा आपको याद करनी है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर या फिर इनकी परिभाषा और इनके उपयोग आपको याद करने हैं। और मानव नेत्र दोष यानी निकट दृष्टि दोष, और एक आपके दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो 3 दोष हैं, तीनों दोषों के निवारण और उनका जो संशोधन है वो भी आपको याद करना है। और प्रिज्म कोण और विचलन कोण की परिभाषा याद करनी है। और उसके बाद में परिभाषा याद करनी है, एक तो टिंडल प्रभाव, और दूसरा है स्पेक्ट्रम, और एक है आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तीनों की डेफिनेशन याद करनी है, तीनों की परिभाषा याद करनी है। उसके बाद में परिभाषा याद करनी है विद्युत विभव की और विभवांतर की, और एक आपकी प्रतिरोधकता की, और एक विद्युत शक्ति की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक परिभाषा आपको मिल सकती है। और ओम का नियम याद करना है आपको, और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो याद करना है। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म है वो आपको याद करने हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद करना है, जिसे वाम हस्त नियम कहते हैं, वो आपको याद कर लेना है। और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र याद करना है। और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर याद करना है आपको। और 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, इस बार भी इसके चांस है, तो 100% चांस है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और अति भारण से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। और पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों की परिभाषा याद करनी है। यानी एक तो उत्पादक दे रखा है, एक उपभोक्ता और एक अपघटक, तीनों की डेफिनेशन याद करनी है। और एक है आपके जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो एक तो जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय। तो दोनों एक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो दोनों की डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल उदाहरण है वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला, इनमें अंतर आ सकता है या फिर इनकी परिभाषा उदाहरण ये भी पूछ सकता है। बट आपको क्या करना है, परिभाषा याद करनी है, उदाहरण याद करने हैं। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो अंतर भी आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद में कचरा निपटान की समस्या कम करने के कौन कौन से उपाय हैं वो आपको याद करने हैं। और पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक है उनकी परिभाषा याद करनी है और उदाहरण आपको याद करना है। अगर आप इतना मैटर तैयार कर लेते हैं तो 21 मार्च विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।